हम लोग बात करते हैं कोविड 5 के बारे में। कोविड 5 हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जहां पर आपने देखा था कि 7 प्रकार के बेनिफिट्स हम लोगों ने चर्चा की थी। कोविड 5 के 7 प्रकार के बेनिफिट्स, जो बेनिफिट हम लोगों ने देखा था वो हर साइज के और हर टाइप के एंटरप्राइज के बारे में था। 2 प्रकार से बेनिफिट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बेनिफिट और बाकी अदर बेनिफिट। अगर केवल बेनिफिट लिखा तो आपको ये भी बताना है और ये 7 प्रकार वाले भी बताने हैं। मैंने कोविड 5 के बारे में आपको बताया था कि कोविड 5 क्या होता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रैक्टिस दिए गए रहते हैं। किस चीज के लिए कि उसको अगर आप फॉलो करोगे, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, तो आपका आईटी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा और आईटी के रिलेटेड गवर्नेंस हो जाएंगे। आपका आईटी स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आईटी रिलेटेड गवर्नेंस हो जाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा सही से, और स्टेक होल्डर लोगों को अच्छी वैल्यू डिलीवर हो पाएगी। ग्लोबल आईटी एसोसिएशन इशाका ने इसको इशू किया है। ये जो होता है इशाका ने इशू किया है, ग्लोबल आईटी एसोसिएशन इशाका ने इसको इशू किया है। ये रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस के साथ साथ आपके आईटी लॉ कंप्लायंस वगैरह सब को भी पालन करता है। इंटरनल कंट्रोल वगैरह सारी चीजें इसमें समा जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर गवर्नेंस के लिए ये एक अच्छा स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और टूल देता है, यानी कि फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, इससे कई सारे फायदे होते हैं, जैसे आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो जाएगा, स्टेक होल्डर लोगों को प्रोएक्टिवली वैल्यू डिलीवर हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट हो जाएगा, आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोविड 5 को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 28 सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। 28 सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं कोविड 5 को बड़े बड़े संस्थाओं से, और 95 से ज्यादा एक्सपर्ट कमेटी ने पूरी दुनिया में इसको रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, कोविड 5 जो होता है कई सारे स्टैंडर्ड का एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क होता है, मतलब दुनिया के कई अच्छे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क और गुड प्रैक्टिसेस को, जैसे कि आपका कोसो हो गया। ठीक है, उसके बाद ITIL हो गया, ITIL जो कि चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, जो कि सर्विस मैनेजमेंट के लिए होता है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए होता है, 5 पब्लिकेशन का बुक देता है। ठीक है, और ISO 27001 जो कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड होता है। इन सबको आपस में इंटीग्रेट करके रखता है, मतलब ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है, जिसके अंतर्गत दुनिया के बहुत सारे तमाम जो अच्छी चीजें स्टैंडर्ड वगैरह सब होते हैं वो सारे इंक्लूड होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कंपनी लोगों को क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन जब अपने ऑर्गेनाइजेशन जब आईटी का जैसे क्रेज बढ़ते चला गया, तो आईटी लगाने के बाद ना स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होते चला गया, इंटरनल कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो रिस्क जो है रिड्यूस नहीं कर पाती थी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल करने के चक्कर में। ठीक है, मतलब सब कुछ रिस्क और बेनिफिट के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते थे सीधे शब्दों में। तो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है गुहार लगाते हुए इशाका के पास गई। इशाका कौन है? ग्लोबल आईटी एसोसिएशन, कि भाई साहब कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जिससे हमारा रिस्क मैनेज हो जाए, आईटी से रिलेटेड हमारा आईटी स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसके रिस्क को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सबने गुहार लगाई, तो फिर इशाका ने इशू किया कोविड 5, जो कि एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है। तो कहानी फिलहाल इतनी ही, हम लोग अब काम की चीजें चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें से उम्मीद है कि कुछ बातें आपको याद हो गई होगी। बेनिफिट की बात हम लोग करते हैं, तो अगर स्टडी मेटेरियल में देखा जाए तो एक बेनिफिट दिया गया है बिजनेस एंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑल साइज एंड ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइज के लिए बेनिफिट दिया गया है। ये 7 बेनिफिट्स की ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं बिजनेस के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो बिजनेस के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस को कुछ रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है। अब क्या क्या इंक्रीज करता है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो वैल्यू क्रिएशन में, आईटी के यूज से वैल्यू क्रिएट करने में इंक्रीज करता है, मतलब प्रोएक्टिवली वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे स्टेक होल्डर लोगों को। यूजर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जो भी यूजर होगा उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। आईटी इंगेजमेंट सर्विसेज से सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है यूजर का। ठीक है, कोविड 5 जो है लगाया है तो आपका जो है एक रिलायबिलिटी बनी रहेगी, और जाहिर सी बात है कि ये सेट ऑफ प्रैक्टिस लगाया है तो रिलायबिलिटी बनी रहेगी रिस्क मैनेजमेंट की, तो उस सिचुएशन में सब यूजर सेटिस्फाइड होंगे। इंटरप्राइज का इन्वॉल्वमेंट जो होता है आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज में बढ़ेगा, यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आसानी से पाया जाएगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव की ओर एक कदम और बढ़ेगा। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन का पालन होगा, इंक्रीज करेगा ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं डिक्रीज होगा आईटी रिलेटेड रिस्क। इंक्रीज तो कर गया, इतनी सारी बातें, अच्छी बातें और बुरी बातें, यानी कि आईटी रिलेटेड रिस्क जो होगा डिक्रीज करेगा। उसके बाद यहां पर बोलता है कि बिजनेस फोकस्ड आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज पर मतलब डेवलप किया जाएगा। बिजनेस फोकस्ड, जो बिजनेस को फोकस करने वाला आईटी रिलेटेड सर्विस एंड सॉल्यूशन हो। ये जो कुछ भी मैं बताता हूं सब स्टडी मेटेरियल में लिखा हुआ है, इसकी वजह से आप ये ना सोचना कि मैं कहीं अलग से कुछ बता रहा हूं। ठीक है, आपको बस गौर से पढ़ना और ना जाने क्वेश्चन कहां से पूछ दे, क्वेश्चन सेटर कहां से क्वेश्चन सेट कर दे, इसलिए एक एक चीज को आपको गौर से पढ़ना है। हम लोग बात करते हैं अदर बेनिफिट्स के बारे में, टू ऑल साइज एंड ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस के बारे में, जो कि 7 बेनिफिट हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी, जहां पर मैंने बताया
बताया था कोविड 5 में 5 प्रिंसिपल होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 इनेबलर होते हैं और उसके बाद 7 बेनिफिट्स होते हैं। ये मैं इस बेनिफिट्स के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था, इस बेनिफिट्स के बारे में मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट अचीव होता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का अचीव होता है पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हॉलिस्टिक मैनर में इन टू इन एंटरप्राइज मैनेज हो पाता है हॉलिस्टिक मैनर में। तीसरा मैंने बताया था कि ऑप्टिमल वैल्यू क्रिएट होती है, मतलब आईटी के यूज से ऑप्टिमल वैल्यू क्रिएट होती है। उसके बाद चौथा बताया था कि आईटी रिलेटेड रिस्क जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, कंप्लायंस, सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो होती है वो इंश्योर की जाती है। पांचवा बताया था कि यूजर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है, हर एक साइज हर एक टाइप की एंटिटी को अप्लाई होता है। और सातवां बताया था कंप्लायंस में सपोर्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग कोविड 5 विद अदर फ्रेमवर्क। जैसा कि हम लोगों ने यहीं पर देखा था कि कोविड 5 जो होता है एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है, जिसमें दुनिया के अच्छे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सब समाये होते हैं। जैसे कि आपका ITIL हो गया, ISO 27001 हो गया, या अदर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, तो जिस फ्रेमवर्क से आपको इंटीग्रेट करना है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अलाइन और हार्मोनी में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है कि जिस चीज से आप इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हो वो बिजनेस से अलाइन, मतलब ये कोविड 5 में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसको कस्टमाइज किया जा सकता है आपके बिजनेस नीड के हिसाब से। देखो कस्टमाइज कोविड 5 एज पर रिक्वायरमेंट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए भी आप जो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए अम्ब्रेला फ्रेमवर्क में से जो उठाओगे उसमें से बोलता है कि वो बिजनेस के साथ, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अलाइन और हार्मोनी के लिए जो होता है वो फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। जो हार्मोनी के लिए फ्रेमवर्क बनाए गए हैं वो फ्रेमवर्क जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो इंटरप्राइज पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड गवर्नेंस और ऑडिट अप्रोच से। ठीक है, तो इंटरप्राइज की जो पॉलिसी होगी, स्ट्रैटेजी होगी, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड जो होंगे, ठीक है, और ऑडिट का अप्रोच होगा उसके हिसाब से। दूसरा इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के लिए। तीसरा होगा कि इंटरप्राइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के लिए, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के लिए। तो इंटीग्रेटिंग कोविड 5 विद अदर फ्रेमवर्क में ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। कंपोनेंट इन कोविड 5 के 5 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं 7 इनेबलर होते हैं और 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो कि आपके बॉडी का एक अहम कंपोनेंट यानी कि आपकी आंखें, आपकी आंखों में दर्द उठा अचानक, तो आपको महात्मा गांधी बहुत अच्छे लगते थे, बहुत कथाएं सुन रखी थी महात्मा गांधी की, तो आपने दुकानदार को जाके बोला फ्रेम दो महात्मा गांधी मॉडल का, हमें कोविड 5 पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेम दो MG मॉडल का। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब क्या हो गया, फ्रेमवर्क। कंपोनेंट ऑफ कोविड 5 में फ्रेम का मतलब फ्रेमवर्क हो गया। डी का मतलब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, देखो ये फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, पहला कंपोनेंट हो गया फ्रेमवर्क, दूसरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। यही प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो होगा वो एक कंपोनेंट होगा। तो पहला कंपोनेंट हम लोगों ने देखा फ्रेमवर्क, दूसरा हम लोगों ने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, तीसरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। MG का मतलब मैनेजमेंट गाइडलाइंस, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी हो गया, मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी हो गया, और मॉडल का मतलब मैच्योरिटी मॉडल, मॉडल का मतलब मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करते हैं कस्टमाइजिंग कोविड 5 एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोगों को कस्टमाइजेशन करने के लिए किस किस तरह का नीड, मतलब कस्टमाइज करके किस किस तरह का आपका नीड पूरा कर सकता है कोविड 5 कस्टमाइज होके। तो यहाँ पर बोलता है कि नीड पूरा करने के लिए आपके गर्ल, ठीक है, गर्ल एश्योरेंस और फाइनेंस। ठीक है, तो कोविड 5 में मतलब अगर आप मान लो कि ये कस्टमाइजिंग कोविड 5 एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कोविड 5 को कस्टमाइज करने के लिए जो ये सारी चीज़ें याद कर ली, तो किस किस नीड को पूरा कर सकता है। तो तुरंत आपकी शादी हो जाएगी CA बनते के साथ, तो यहाँ पर गर्ल मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप एश्योर हो जाओगे, जो आपका करियर अच्छा है और आपके पास पैसे वैसे आ जाएंगे। तो कस्टमाइजिंग करने से हम लोगों ने देखा, जी का मतलब क्या हो गया, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हो इंटरप्राइज IT में लगाने के लिए, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी में जो है थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद मतलब लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंप्लाइंस करने के लिए, लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाइंस करने के लिए। और यहाँ पर बोलता है कि एश्योरेंस एक्टिविटी यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स और एश्योरेंस वगैरह सब लेने में, फाइनेंशियल प्रोसेस या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो किन किन हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, तो मतलब कस्टमाइज होने के कारण आपको क्या क्या नीड पूरा हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। तो आपके हिसाब से गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट हो पाएगा, सिक्योरिटी लग पाएगी, रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा, लॉ रेगुलेशन का पालन हो पाएगा, और एश्योरेंस के रिस्पेक्ट से भी जो ऑडिटर के हिसाब से भी आप कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो। और जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना चाहते हो उसके हिसाब से भी आपका कस्टमाइजेशन काम आएगा।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ कोविड 5 के बारे में। कोविड 5 के जो 5 प्रिंसिपल होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 5 प्रिंसिपल क्या होते हैं। सैफ अली खान का एक खास प्रिंसिपल है कि वो होली खेलने का बहुत शौकीन है, लेकिन वो सेपरेटली यानी कि अकेले होली खेलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैफ अली खान को SEF करके लिखेंगे, ठीक है। सैफ अली खान होली तो खेलता है लेकिन सेपरेटली होली खेलता है, किसी के साथ नहीं खेलता, अकेला खेलता है, खुद ही बाल्टी में कलर डालता है और खुद ही नहाता है उससे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एस का मतलब ये 5 प्रिंसिपल ऑफ कोविड 5 हैं और कोविड 5 के 5 प्रिंसिपल सैफ अली खान से के पास से आते हैं। मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, स्टेक होल्डर नीड्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्टेक होल्डर नीड को पूरा करता है। तो एस से स्टेक होल्डर नीड को पूरा करना प्रिंसिपल नंबर 1। कवरिंग एंटरप्राइज इंड टू इंड, मतलब अंत हॉलिस्टिक मैनर में शुरू से लेकर अंत तक आईटी जितने भी पूरे इंटरप्राइज को कवर कर लेना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। कवरिंग एंटरप्राइज इंड टू इंड, अप्लाइंग ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, हर बात के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क नहीं अपनाना, एक सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, ठीक है। इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच, जो भी रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच जो होता है, ओवरऑल अप्रोच अपनाया जाएगा। सेपरेट गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड सेपरेट मैनेजमेंट, ये दो चीज़ों को कंबाइन नहीं करना है, सेपरेट किया जाएगा। मतलब इनको जनरली गवर्नेंस और मैनेजमेंट दोनों को सब में मिक्स कर देते हैं, इनके लिए इनको अलग तरीके से किया जाएगा, अलग लोग करेंगे, अलग डिवीजन पर ध्यान देगा और मैनेजमेंट वाले लोग अलग होंगे, इन दोनों का सेपरेसी बनाए रखना है। तो यानी कि मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, कवरिंग एंटरप्राइज इन टू इन, अप्लाइंग सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोविड 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल या कोविड 5 इनेबलर मॉडल जिसको बोलते हैं। इसमें टोटल 37 प्रकार के मॉडल होते हैं, 37 टाइप के मॉडल होते हैं, ठीक है। जिसमें 2 प्रकार के, जैसा कि आपने देखा था कि गवर्नेंस जो होता है, गवर्नेंस मिलता है आपको और मैनेजमेंट मिलता है कोविड 5 के हिसाब से। तो यहाँ पर ईडीएम का मतलब हम लोगों ने देखा था इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, ईडीएम जो इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर यहाँ पर किया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो अप्पू नाम का एक लड़का है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट प्रोसेस कुछ ऐसा है कि वो अपनी बाई से डीएसएस पढ़ता है। किससे डीएसएस पढ़ता है? अपनी बाई से डीएसएस पढ़ता है मियाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा। तो अप्पू जो होता है बहुत समझदार लड़का है, ठीक है। अप्पू जो है वो बहुत समझदार लड़का है, वो मात्र 13 साल का है। तो देखो इसमें कितने सारे APO 1 से लेकर APO 13 हो गए, APO 1 से लेकर APO 13 हो गए। वो 13 साल का लड़का है, बच्चा है अप्पू, ठीक है। वो अपनी बाई से DSS पढ़ता है। तो बाई बोलो तो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चैप्टर 2 वाला नहीं, यहाँ पर DSS का मतलब कुछ और होगा। उसको पता है, वो अपने घर को भी संभालता है। 13 साल की उम्र में ही 10 तारीख को उसको बाई को सैलरी देनी है। तो 10 तारीख को, ध्यान रहे, 10 तारीख को बाई को सैलरी देनी है, ठीक है। और DSS का मतलब होता है डिलीवरी सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो सर्विस एक S को हम लोग पकड़ते हैं सर्विस को, तो 6 तारीख को उसको बाइक की सर्विसिंग करवानी है, डिलीवरी सर्विस एंड सपोर्ट, तो 6 तारीख को। तो ये 13 साल का है, ये 10 हैं और ये 6 हैं। उसके बाद MEA, ठीक है, MEA यहाँ पर 3 है, ठीक है, MEA 3 है, ठीक है। तो अप्पू का जो 13 साल का वो लड़का है, उसका छोटा भाई है, उसका वो 3 साल का है, अप्पू का छोटा भाई 3 साल का है, ठीक है। तो MEA, ठीक है, वो मियाँ खाली अभी तक बोलना जानता है, उसको म्याऊं के अलावा कुछ बच्चे को बोलने नहीं आता, वो 3 साल का है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि APO 01 से लेकर 13 तक है मैनेजमेंट प्रोसेस में। टोटल ये वाला 5 है, तो टोटल 37 है। और ये भी आपको याद रखे 13, 10, 6 और 3, तो 37 में से माइनस कर दो तो 5 बचे। तो गवर्नेंस जो होते हैं वो 5 है, तो EDM जो होते हैं वो 5 है। तो अब यहाँ पर हम लोग ने MEA 02 के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, जो कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में था, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर EDM में एक EDM करना है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ये कैसे काम आता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जो कोविड 5 के थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो ये एक होता है EDM 03, मतलब ये थर्मामीटर की तरह होता है। रिस्क आ गया ये बताता है, मतलब रिस्क को इंश्योर करता है कि रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है। और यहाँ पर होता है APO 12, तो लास्ट वाले से थोड़ा एक कम, APO 12, ठीक है। तो यहाँ APO का मतलब क्या होता है? अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज। उसके बाद BI का मतलब होता है बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट, डिलीवरी सर्विसेज एंड सपोर्ट। और यहाँ पर मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर APO 12 जो होता है वो एक्चुअल में डील करता है, मतलब EDM 03 वो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है, BSF की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई लड़ने के लिए आर्मी ये होता है APO 12, ठीक है। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो EDM 03 इंश्योर करता है कि रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है और APO 12 रिस्क को एक्चुअली में मैनेज करता है। दोनों में ये प्रकार का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आता है रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड में आप ध्यान रखो, एक चीज़ और आपको याद रखना है, RACI चार्ट।
यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद यहाँ पर कंसल्टेंसी और इंफॉर्मेशन चार्ट, इनसे सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डिफाइन हो की जाती है RACI चार्ट्स के थ्रू, मतलब RACI चार्ट के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया C का मतलब क्या हो गया आपका क्या बोलते हैं कंसल्टेशन, और I का मतलब ये हो गया इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन चार्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफाइन करनी चाहिए, यानी कि पूरी हायरार्की की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऐसा सजेस्ट करता है COVID-5। रिस्क मैनेजमेंट जब भी आएगा तो आप ये बात लिख सकते हो RACI चार्ट के थ्रू, ठीक है। दूसरा कि COVID-5 के हिसाब से रिस्क को इंश्योर करने वाला कौन होता है, EDM03, ठीक है, इंश्योर करने वाला, और रिस्क को एक्चुअली मैनेज करने वाला APO 12 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना, ये गवर्नेंस प्रोसेस का है और ये मैनेजमेंट प्रोसेस का है, ये सारी बातें आप कुछ लिख सकते हो। EDM03 रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है, इस बात को इंश्योर करता है, और जैसे ही प्री डिफाइंड टॉलरेबल लिमिट पर आ गया रिस्क, यानी कि आपके पेनफुल थ्रेशोल्ड को पार कर रहा है, वैसे ही उससे एक्सीड नहीं करने देता, वो APO 12 को इमीडिएट रिपोर्ट करता है। और APO 12 क्या करता है, मतलब APO 12 क्या करता है, एग्जीक्यूट करेगा मैनेजमेंट को, मतलब IT से रिलेटेड रिस्क जो होंगे उसको आइडेंटिफाई, असेसमेंट करके मैनेज करेगा, यानी कि अलाइनमेंट करता है IT रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, प्लान करता है रिस्क मैनेजमेंट को, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस को उस हिसाब से कि रिस्क जो है रिड्यूस हो सके, यानी कि ये एक्शन लेने वाला होता है, ठीक है। APO 12 जो होता है वो एक्शन लेने वाला होता है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में 3 बातें तो निश्चित तौर पर आपको लिख देनी है, रिस्क मैनेजमेंट इन COVID-5 अगर आए तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 7 इनेबलर ऑफ COVID-5। COVID-5 को क्या क्या चीजें होती हैं जो इनेबल कर सकती है। तो 7 इनेबल क्या होता है कि आजकल प्रिंसिपल लोगों को फोबिया हो गया है, जैसे फोबिया मूवी थी ना, वैसे आजकल मतलब पीपल लोगों को प्रिंसिपल फोबिया हो गया। सब अपने आप को प्रिंसिपल समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, काबिल समझते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल, उसके बाद POBIA, ठीक है, पीपल को। तो ये 7 इनेबलर है कोविड के प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, पहला है प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क बनाना है। उसके बाद P फॉर प्रोसेस, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद B का मतलब बिहेवियर कल्चर एंड इथिक्स, ठीक है, बिहेवियर कल्चर एंड इथिक्स। I का मतलब इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर हो गया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, ए का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, पीपल का मतलब पीपल, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। ये 7 बातें होंगी तभी COVID-5 इनेबल हो पाएगा। पहला होगा प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस जो होता है COVID-5 के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बाद बिहेवियर कल्चर एंड इथिक्स। मतलब देखो ये केवल मतलब क्वांटिटेटिव चीज़ों पर नहीं, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। COVID-5 की इतनी खासियत होती है, ठीक है। और आई का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं पोबिया, BIA। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन, और पीपल का मतलब पीपल, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। ये सारे 7 इनेबलर होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। GRC प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। GRC प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने गोल एंड मैट्रिक्स देख लिया था पिछले वीडियो में ही। हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर GRC प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आखिर GRC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस को यूजिंग COVID-5 बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग देख रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मान लो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म पहनकर क्या करना है, रोड पर घूमना है, ठीक है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को याद रखने के लिए, ठीक है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को याद रखने के लिए, GRC इंप्लीमेंटेशन करने के लिए रोड पर घूमना है, तभी जाके आपको ये सक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको ये याद हो पाएगा, ठीक है। तो RODI सक्सेस ओरिएंटेड, उसके बाद यूनिफॉर्म ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो आर का मतलब यहां पर क्या हो गया, GRC के करंट स्टेटस का रिव्यू करना है, रिव्यू करना। आर का मतलब क्या हो गया, तो रिक्वायरमेंट क्या है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, सबसे पहले करंट अस्तित्व जो है इसको आप रिव्यू कर लिए, फिलहाल जो आप जिस पोजीशन पे हो उसको रिव्यू करना जरूरी है। ओ का मतलब क्या हो गया कि आपको मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच सेलेक्ट करना है, मतलब जिस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को आप चाहते हो, ठीक है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस करके, उसके लिए जो मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है उसको डिटरमाइन करना है,
ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच का। डी का मतलब क्या हो गया, डिफाइन करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड जीआरसी के, एक्सपेक्टेड जीआरसी है उसके रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेबल रेगुलेशंस और कंप्लाइंस की को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या आपको लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जीआरसी का करंट स्टेटस क्या है उसको रिव्यू करना है। ओ का मतलब क्या होता है कि आपका मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच कौन सा है। ठीक है, करंट स्टेटस के हिसाब से आप एक्सपेक्टेड पर जो जाना चाहते हो तो उसका लिए मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है यानी कि डिटरमाइन करना है। डी का मतलब क्या है, डिफाइन करना है एक्सपेक्टेड जीआरसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड जीआरसी को लगाने के लिए, मतलब आप करंट जीआरसी से एक्सपेक्टेड वाले पे जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। और उसके बाद आई का मतलब एप्लीकेबल रेगुलेशंस और कंप्लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन को फिर उसके बाद सक्सेस का मतलब क्या हो गया, सक्सेस मेजरिंग पैरामीटर या फिर स्टैंडर्ड या फिर बेंचमार्क सेट करना जिससे आप कंपेयर कर सको कि हाँ अब हम जो चाहते थे वो पा लिए हैं। ठीक है, तो सक्सेस मेजरिंग पैरामीटर स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट करना है जिससे कंपेयर करके आप सक्सेस को मेजर कर पाओ। ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करना है, हर एक लेवल पर, तीनों लेवल पर मैनेजमेंट के आपको क्या करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करना है, जीआरसी के प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाना है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिफॉर्म एंड जो आपका प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होगा वो लगाना है। उसके बाद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो जीआरसी के लिए पूरी दुनिया का बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करना है। तो ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। तो कहानी का थीम क्या है कि आपका जो करंट स्टेटस है जीआरसी का उससे आप एक्सपेक्टेड पर जाना चाहते हो, तो एक्सपेक्टेड पर जाने के लिए आपको करंट स्टेटस को आपने जान लिया। ठीक है, और उसके बाद सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा करंट से फ्यूचर में एक्सपेक्टेड पर जाने के लिए। ठीक है, तो वो अप्रोच भी डिसाइड कर लिया, ऑप्टिमल अप्रोच। उसके बाद डिफाइन करना है कि इस ऑप्टिमल अप्रोच जो हमने अभी अभी डिटरमाइन किया है उसको लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। उसके बाद इतना ही नहीं, जो जीआरसी प्रोग्राम को आप लगा रहे हो उससे रिलेटेड जो आपका लॉ एंड रेगुलेशन होगा उसको भी आइडेंटिफाई करना है। सक्सेस मेजरिंग पैरामीटर आपको डिसाइड करना है यानी कि स्टैंडर्ड या बेंचमार्क। और ओरिएंटेड का मतलब हो गया मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर प्रोग्रेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया यूनिफॉर्म और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर अप्रोच लगाना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्म जब लगाओगे वो ऑडिटेबल भी होना चाहिए, ऑडिट करने लायक भी होना चाहिए, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस चुन कर पूरी दुनिया से आपको लगाना है। तो ये रिक्वायरमेंट होता है जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आईटी कंप्लायंस रिव्यू के बारे में। आईटी कंप्लायंस रिव्यू हमारा अगला टॉपिक है। आईटी कंप्लायंस रिव्यू में क्या बोला गया है, मतलब ये वर्ड आते के साथ आपको कुछ बातें जो है एग्जाम में लिखनी है, ध्यान रहे। आईटी कंप्लायंस रिव्यू आते के साथ, ठीक है, आपको लिखनी है जो दुनिया भर में कई सारे अकाउंटिंग फ्रॉड हुए जो कि आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा, सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट पढ़ते वक्त में, वर्ल्ड कॉम, इनरॉइन, टाइकॉन, इन सब जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड हुए दुनिया भर में। इसकी वजह से यहाँ पर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पर और इंटरनल कंट्रोल पर काफ़ी फोकस जो है वो करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और ऑडिटर का सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया डाला गया, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल पे काफ़ी फोकस किया गया, और ऑडिट का रिक्वायरमेंट जो होता है उसको ज़्यादा विशेष फोकस किया गया। बाकी पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन सब लाए गए थे। ठीक है, कई सारी कमिटी बनी थी, जैसे कि कोसो कमिटी बनी थी, सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट बने थे। ठीक है, तो ये आईटी कंप्लायंस आते के साथ पहले तो ये वाला वर्ल्डकॉम टाइकॉम की कहानी आपको लिख देनी है, ये वर्ड आते के साथ आईटी कंप्लायंस रिव्यू। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एक्ट की चर्चा करनी है, सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट, ठीक है, जिसको आप सॉक्स बोलते हो, आईटी एक्ट 2000 जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसी हमारा क्या बोलते हैं इसका सब्जेक्ट का ही। क्लॉज नंबर 49 जो होता है सेबी एक्ट, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आपका कारो हो गया, ठीक है, जो कि आप कारो में इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में स्ट्रेस दिया गया है, जो कि आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो। ठीक है, और कंपनीज एक्ट 2013 का भी नाम लेना है। कंपनीज एक्ट 2013 में न केवल लिस्टेड कंपनी को बल्कि हर प्रकार की कंपनी को आपको बोला गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ही है, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाना है, मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं MEA 03 एक होता है, MEA 03 बोलता है, वो भी कंप्लायंस रिव्यू पर फोकस करता है। MEA 03 आपके कंप्लायंस रिव्यू पर फोकस करता है। ठीक है, मॉनिटर, इवेलुएट एंड मतलब क्या बोलते हैं असेसमेंट करने के लिए। MEA 03 कंप्लायंस रिव्यू पर फोकस करता है। MEA 02 इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करता है। तो ये कंप्लायंस रिव्यू में ये सारी बातें कुछ लिखनी है, आप स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ लो, यही से अब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंप्लायंस इन कोविड-5। कंप्लायंस इन कोविड-5 ये शब्द आते के साथ कंप्लायंस इन कोविड-5, देखो यहाँ पर ये शब्द आते के साथ हम लोगों ने देखा था ना मैनेजमेंट प्रोसेस, MEA 03 वाला आपको याद आना चाहिए, ये कंप्लायंस के बारे में बोलता है। तो कंप्लायंस इन कोविड-5 अगर पूछा तो एग्जाम में आप समझ जाना कि आपको MEA 03 के बारे में लिखना है।
मॉनिटर, इवेल्युएट और असेसमेंट, ठीक है। जो आपका कोविड-5 का प्रोसेस रेफरेंस मॉडल था, उसमें जो मैनेजमेंट प्रोसेस था उसके MEA03 के बारे में एक्सटर्नल कंप्लायंस को रिव्यू करने के लिए बोला गया है। एक्सटर्नल कंप्लायंस को रिव्यू करने का एक्चुअली में तरीका बोला गया है। M फॉर मॉनिटर, E फॉर इवेल्युएट और A फॉर असेसमेंट करने के लिए बोला गया है। करीब 6 बातों को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए बोला गया है। MEA03 ने 6 बातों को इंश्योर करने के लिए बोला है। पहली बात हम लोग देखते हैं कि क्या इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि डायरेक्ट IT प्रोसेस, ठीक है, और IT जो सपोर्टेड बिजनेस प्रोसेस होते हैं उस पर लॉ, रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट को के दायरे में आपको रहना है। तो ये क्या करता है, कंप्लायंस। और कंप्लायंस किस चीज़ का होता है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, लॉ रेगुलेशन का। तो जो भी आपका IT होगा या IT से सपोर्टेड बिजनेस प्रोसेस होगा वो लॉ एंड रेगुलेशंस के दायरे में होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करते रहना है, इंश्योर रहे, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। IT कंप्लायंस जो होते हैं प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिए गए हैं आपके मैनेजमेंट के हिस्से में ही, मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस में ही आपका कंप्लायंस को भी, IT कंप्लायंस प्रोसीजर को भी इनबिल्ट कर दिया गया है। मतलब सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और सारे इंटीग्रेट कर दिए गए हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में ही। तीसरी बात जहाँ तक आती है तो सारे इंटरप्राइज की जो एक्टिविटी होती है उसको उसमें कंट्रोल एक्टिविटी इंक्लूड किया गया है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो होता है, ठीक है, वो इंक्लूड किया गया है। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज़ को, यानी कि कंट्रोल लगाना आपका मैंडेटरी है। चौथी बात यहाँ पर बताती है MEA03 के बारे में कि आपको मैनेजमेंट लेवल पर आपको सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी RACI चार्ट के थ्रू जो है बतानी है, डिस्क्राइब करनी है सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोविड-5 में जब आता है तो RACI चार्ट आता है, मैनेजमेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने को इस चार्ट के थ्रू बताया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन और इन्फॉर्मेशन चार्ट, ठीक है, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। पांचवी बात जहाँ तक करते हैं तो GEIT के जो गवर्नेंस एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसको कोविड-5 रेफरेंस मॉडल के डोमेन में आपको कवर किया गया था, ठीक है। तो गवर्नेंस प्रोसेस, हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ साथ गवर्नेंस प्रोसेस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि गवर्नेंस प्रोसेस था यहाँ पर, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। उसके छठी बात करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में हॉलिस्टिक अप्रोच में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई कंप्लायंस आपका किसी भी तरह छूटे ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूजिंग कोविड-5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर GRC के बारे में अपनी चर्चा खत्म की। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के बारे में कोविड-5 कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस देता है आसानी से। पहली बात हम लोग चर्चा करते हैं कि ये IS का एश्योर कैसे कर देता है कोविड-5। तो यहाँ पर पहली बात देखो कैसे कैसे एश्योर करता है, उसकी पहली बात हम लोग देखते हैं। कोविड-5 जो होता है वो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। इसके कारण जो होता है आप IT के एक्सपर्ट ना भी हो उसके बावजूद भी आप एश्योरेंस रिकॉर्ड देने में सक्षम हो। जो इनका सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है कोविड-5 का उसको आप टेस्ट कर सकते हो, मतलब ऑडिटर का काम आसान हो गया। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कोविड-5 होता है, तो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। तो पहली बात तो ये होती है कोविड-5 जो है एश्योरेंस आपको आसान हो जाता है। कोविड-5 का एश्योरेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। GRC से रिलेटेड जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होते हैं वो एक ही प्लेस पर मिल जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनर में ही होता है, वन प्लेस पर, ठीक है। वन प्लेस पर आपके जो भी GRC से रिलेटेड गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस के जो एस्पेक्ट होते हैं वो एक ही प्लेस पर आपको मिल जाते हैं। सारी एक्टिविटीज जो आपको चेक करनी है सब एक ही जगह ऑडिटर को मिल गई, आसान हो गया उसका काम। कोविड-5 अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है, इसमें अदर स्टैंडर्ड वगैरह सभी कवर होते हैं, उसका बेनिफिट भी एट ए टाइम मिल जाता है। तो अदर स्टैंडर्ड का बेनिफिट, तो इस तरह से आपने आपका इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के बारे में देखा। हम लोग ने क्या बोलते हैं अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं इवेल्युएटिंग IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कैसे कैसे इवेल्युएट करता है IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि इवेल्युएटिंग IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनल ऑडिटर, ये इवेल्युएट करने का तरीका किसने बताया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इवेल्युएट करने के लिए IT गवर्नेंस के स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस का इंटरनल ऑडिटर ने बोला है कि रट लो, ठीक है, मतलब दिमाग में बैठा लो, लेकिन छत पर जाकर, ठीक है, तो PR पर और छत पे CP, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि आपको इवेल्युएटिंग करना है IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस का इंटरनल ऑडिटर ने। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने बताया है, L का मतलब बताया है कि इवेल्युएट करते वक्त में IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और प्रैक्टिसेस को इंटरनल ऑडिटर जो इवेल्युएट करेगा उस वक्त में लीडरशिप पहले देखना है कि भैया कौन जिम्मेदार है, कौन ओनर है। सबको डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन करने के लिए IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर का लीडरशिप देखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, P का मतलब प्रोसेस देखना है, प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, उसके रिस्क, उसके कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजर को मॉनिटर करने का या इवेल्युएट करने का तरीका,
ठीक है। तो इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हो। सबसे पहले आप लीडरशिप देखोगे, लीडरशिप स्टाइल क्या क्या है, कौन करता है, किस लेवल का मैनेजमेंट कितना सीरियस लेता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बिजनेस का प्रोसेस है, क्या उससे रिलेटेड रिस्क है, क्या बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड जो रिस्क है उस पर प्रॉपर्ली कंट्रोल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, और परफॉर्मेंस का मेजर या मॉनिटरिंग करने का तरीका। तो ये आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग आईटी गवर्नेंस, ठीक है। तो इवेल्युएट कर लो पर छत पर जाकर, ये भी आप बोल सकते हो, इवेल्युएट कर लो पर छत पर जाकर किस चीज़ को, आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इवेल्युएट कर लो। एल का मतलब लीडरशिप, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, रिस्क, कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजर और मॉनिटरिंग। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने एक बात और बताई है, सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी फॉर रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर को सैंपल एरिया रिव्यू करने के लिए बताए हैं, ठीक है, सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी, ठीक है। और दूसरा सैंपल एरिया बताया, सैंपल एरिया फॉर रिव्यू ऑफ असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। तो ध्यान रहे, ठीक है, जब ये आ जाए सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी को रिव्यू करने का और एसएस और मैनेज रिस्क करने का सैंपल एरिया, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, मिक्स नहीं कर जाना है। पता चला कि ये पूछा और ये लिख के आ गए, या ये पूछा और ये लिख के आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि आपका जो इंटरनल ऑडिटर का जो आपको रिव्यू करना है सैंपल एरिया, उसका क्या है, सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस के सैंपल एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि जब गवर्नेंस रिस्क की बात कर रहे हैं, उसके सैंपल एरिया की बात कर दो। गवर्नेंस से आपको याद आना चाहिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको ध्यान रहे, गवर्नमेंट में भी हम लोग यहाँ पर एसजी याद रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एसजी क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट ईएमआई का पेड़ा खाता है। आप जो ईएमआई भरते हो उसका पेड़ा कहीं ना कहीं आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी फॉर रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर, तो ये सैंपल एरिया ऑफ जीआरसी रिव्यू हो जाता है। एस का मतलब स्कोप, आपको क्या करना है, जीआरसी का स्कोप देखना है, गवर्नेंस देखना है, स्कोप गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है ईएमआई का मतलब इथिक्स, ठीक है, इवेल्युएट करना है इंटरप्राइज के इथिक्स को, ठीक है, इथिक्स भी देखना है। एम का मतलब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और आई का मतलब कि आप इंटरप्रिटेशन कैसे लगाते हो कि आपका रिस्क जो है वो इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया गया। आई का मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे लगाते हो, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पर आ गया रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का जो भी रिस्क से जो भी एक्सपोजर हो सकता है, किस हद तक एक्सटेंट ऑफ लॉस को एक्सपोजर बोला जाता है, तो इवेल्युएट करना है एक्सपोजर को, ठीक है। इवेल्युएट करना है फ्रॉड एंड फ्रॉड के रिलेटेड रिस्क को, मतलब फ्रॉड और फ्रॉड के रिलेटेड रिस्क को, और एड्रेस करना है रिस्क मैनेजमेंट की एडिक्वेसी को। प्रोसेस में जो रिस्क मैनेजमेंट की एडिक्वेसी है उसको आपको क्या करना है, PERA। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एस का मतलब क्या देखा कि आपके जीआरसी के स्कोप को देखना है, गवर्नेंस को देखना है, जीआरसी के रिस्पेक्ट में जो गवर्नेंस क्या क्या लगाया गया है, इथिक्स को देखना है, रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, इंटरप्रिटेशन कैसे लगाते हैं इस बात को इवेल्युएट करने के लिए कि रिस्क मैनेज हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, ठीक है। इवेल्युएट करना है रिस्क का एक्सपोजर को, यानी कि एक्सपोजर को तो एक्सटेंट ऑफ लॉस, और इवेल्युएट करना है मतलब फ्रॉड के रिलेटेड रिस्क को, ठीक है। तो पेड़ा, आर का मतलब फ्रॉड रिलेटेड रिस्क जो हो गया, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क जो हो गया उसको, और एड्रेस करना है एडिक्वेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की एडिक्वेसी को जो है एड्रेस करना है, ठीक है, एड्रेस करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की एडिक्वेसी को। अब हम लोग बात करते हैं सैंपल एरिया ऑफ रिव्यू ऑफ असेसमेंट एंड असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। रिस्क को मैनेज करने के लिए और असेसमेंट करने के लिए क्या क्या सैंपल एरिया होता है, ये जीआरसी के लिए सैंपल एरिया आते हैं, ठीक है। और ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने दिया है। ये होता है कि भाई आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा सैंपल एरिया रिव्यू करने के लिए, मतलब रिस्क का असेसमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान को चेक करना पड़ेगा। तो आपके बॉस ने आपको बोला कि ओके है तेरा प्लान, TRA प्लान, तो ओके है तेरा प्लान, आपके बॉस ने आपको बोला, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इवेल्युएटिंग एंड असेसिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। यहाँ पर MEEA02 के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये कोविड-5 में ही आ जाता है, ठीक है। इवेल्युएटिंग एंड असेसिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो हम लोगों को सिर्फ अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओ का मतलब क्या हो गया, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी चेक करनी है रिस्क मैनेजमेंट की, किसकी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी है। रिस्क असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सैंपल एरिया कौन कौन से आपको रिव्यू करने हैं, ठीक है, इसको जानने के लिए इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखना है कि ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी है जो रिस्क मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। उसके बाद के का मतलब कौन कौन से काइंड ऑफ रिस्क जो होते हैं, मतलब कैसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर कौन कौन सा काइंड का यूज जो रिस्क जो होता है वो एप्लीकेबल है।
टी का मतलब क्या हो गया कि रिस्क टॉलरेंस प्रोफाइल को डिफाइन करना है, या डिफाइन और कम्युनिकेट करना है रिस्क टॉलरेंस प्रोफाइल को, यानी कि आपका जो है पेनफुल थ्रेशोल्ड कितना आप टॉलरेट कर सकते हो, आपकी टॉलरेबल लिमिट क्या होती है, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, रिस्क का रूट कॉज, उसको मेजर एनालिसिस करना है, रिस्क का रूट कॉज, रिस्क क्यों आ सकता है उसका रूट कॉज को। और ए का मतलब रिस्क असेसमेंट मेथोलॉजी को रिव्यू करना है, रिस्क असेसमेंट मेथोलॉजी को रिव्यू करना है। और प्लान का मतलब एक्शन या काउंटर मेजर प्लान बनाना है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। तो लास्ट में एक्शन या काउंटर मेजर प्लान बनाना है रिस्क मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सैंपल एरिया असेसमेंट या मैनेज करने के लिए रिस्क को, इसमें हम लोगों ने देखा कि ओके है तेरा प्लान, ओके TRA प्लान। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार की चीज़ नहीं है, इसका अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना है, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया समझ लिया उससे नहीं होने वाला है, आपको दिमाग में पॉइंट्स बिठाना भी है। तो सैंपल एरिया क्या क्या होते हैं असेसिंग करने का और मैनेज करने का रिस्क का, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद के का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे काइंड, रिस्क के काइंड, तो रिस्क के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, कौन अकाउंटेबल है, रिस्क के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या आपकी टॉलरेबल लिमिट है, टॉलरेट कितना कर सकते हो, टॉलरेबल लिमिट को डिफाइन करना है। उसके बाद आर का मतलब क्या हो गया, रिस्क का रूट कॉज, रूट कॉज क्या क्या हो सकता है रिस्क का, या जो रिस्क आपके प्रीवियसली आ चुके हैं उसका रूट कॉज क्या था, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट की मेथोलॉजी को रिव्यू करना है, असेसमेंट की क्या मेथोलॉजी अपनाता है मैनेजमेंट, असेसमेंट के लिए क्या मेथोलॉजी अपनाता है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान बनाना है, यानी कि काउंटर मेजर का प्लान बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप कम से कम 4-5 बार इन वीडियोज़ को जरूर सुनोगे जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं, खासकर 3rd और 4th वीडियो को।